दोस्तों, मोदी सरकार के खिलाफ दक्षिण से एक जोरदार तूफान के आने के संकेत आज मिले। सियासत में आने वाले इस बड़े तूफान को इस वक्त भले ही बीजेपी हल्का समझकर नजरअंदाज कर रही है, लेकिन आज चेन्नई में जो नजारा देखने को मिला उससे समझ आ रहा है कि तीसरा कार्यकाल पूरा करने में मोदी के पसीने छूट सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू के कारण केंद्र में सरकार अभी संभली हुई है, लेकिन अगर कहीं टीडीपी ने अपना हाथ खींच लिया तो फिर बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा। दोस्तों, मोदी सरकार के अस्थिर होने की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज चेन्नई में एमके स्टालिन की अध्यक्षता में परिसीमन यानी डीलिमिटेशन को लेकर हुई बैठक में विपक्ष ने नए सिरे से अपनी ताकत दिखाई। संयुक्त कार्रवाई समिति की आज की पहली बैठक में केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पंजाब के राजनीतिक दलों ने शिरकत ली। वहीं झारखंड से हेमंत सोरेन ने भी अपना समर्थन इस बैठक को दिया। इस बैठक में फेयर डीलिमिटेशन और टैगलाइन, इसी की टैगलाइन को देते हुए स्टालिन ने कहा है कि विपक्ष परिसीमन के खिलाफ नहीं है बल्कि एक अनुचित फॉर्मूले के खिलाफ है जो उन राज्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया है। स्टालिन ने यह भी कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस आश्वासन पर संदेह जताया जाता है कि आगामी डीलिमिटेशन के कारण दक्षिण भारतीय राज्य संसदीय सीटें नहीं खोएंगे। उन्होंने इस टिप्पणी को अस्पष्ट यानी कि अनक्लियर बताया और स्टालिन ने चेतावनी भी दी कि राज्यों को मणिपुर जैसा हश्र होने से बचाने के लिए प्रतिनिधित्व की लड़ाई महत्वपूर्ण है। स्टालिन ने यह भी कहा है कि अधिकार स्थापित करने के लिए निरंतर कार्रवाई बहुत जरूरी है। आपको बता दूं दोस्तों कि इस बैठक में गैर बीजेपी दल को इकट्ठा होना था और वो सारे दल इकट्ठा हुए ही, लेकिन इसमें बहुत सारे दल इंडिया गठबंधन के साथ पहले से ही थे और जो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं थे वो भी आज इकट्ठा हुए। लेकिन आज जिस तरह मतभेदों को भुलाकर जगनमोहन रेड्डी, केटीआर, नवीन पटनायक या पिनरई विजयन जैसे नेता भी एमके स्टालिन के कहने पर चेन्नई आए और इस बैठक में हिस्सा लिया, उससे पता चलता है कि अब बीजेपी देश में पूरी तरह अकेली पड़ चुकी है। इस समिति की अगली बैठक अब हैदराबाद में होगी। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने क्या कुछ बताया है इस मसले पे, आइए जरा सुन लीजिए। रेवंत रेड्डी को कांग्रेस की सरकार है तेलंगाना में, और सबसे बड़ी बात कि तेलंगाना में इससे पहले जिनकी सरकार थी यानी बीआरएस की सरकार, उनके नुमाइंदे भी उनका प्रतिनिधित्व करते हुए केसीआर के बेटे यानी के चंद्रशेखर राव के बेटे केटीआर वहां मौजूद थे। सुनिए जरा, रेवंत रेड्डी है कि विपक्ष की एकता से उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन जब इन दलों की एकता के बाद चंद्रबाबू नायडू भी दबाव में आएंगे तब मोदी क्या करेंगे यह देखना होगा। वैसे मोदी के लिए मणिपुर भी अब तक घेरेबंदी का सबब बना हुआ है। स्टालिन कह रहे हैं कि मणिपुर जैसा हश्र अपना नहीं होने देंगे, यानी तमिलनाडु का हश्र मणिपुर जैसा नहीं होने देंगे। उधर आज सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों की एक प्रतिनिधि मंडल मणिपुर पहुंचा, तो अब सवाल मोदी से हो रहा है कि वो कब जाएंगे, प्रधानमंत्री जी मणिपुर कब जाएंगे। अब तो सुप्रीम कोर्ट का प्रतिनिधिमंडल, 6 जजों का प्रतिनिधिमंडल भी मणिपुर पहुंच गया है। जस्टिस बीआर गवई के नेतृत्व में जो दल गया है उस दल से मणिपुर में न्याय की आवाज को और बल मिला है। इधर बीजेपी के खिलाफ घेराबंदी जो है वो तेज हो रही है और उधर बीजेपी अब भी राहुल गांधी पर ही सवाल उठा रही है। राहुल गांधी की जाति जनगणना की मांग और मेरिट के सवाल उठाने से बीजेपी काफी विचलित दिख रही है। आज रविशंकर प्रसाद ने, जी हां, रविशंकर प्रसाद को अच्छी तरह से आप जानते हैं, रविशंकर प्रसाद ने इस बारे में तंज कसते हुए कहा है कि राहुल गांधी बताएं कि वे किस मेरिट के तहत नेता प्रतिपक्ष बने हैं। इस तरह के बयानों से दोस्तों बीजेपी की खींच और बहुत ज्यादा कहें तो बढ़ जाती, काफी हद तक बढ़ जाती है, खींच बढ़ती हुई दिखाई देती है और साफ साफ नजर आता है कि वो उसके अंदर अब हार नजर आ रही है। वैसे आज बिहार दिवस पर जैसे बीजेपी स्कोर बढ़ाने में लगी है, उसमें दिख रहा है कि जाति के सवाल पर बिहार चुनाव में बीजेपी घिर सकती है। इधर बीजेपी अध्यक्ष के नाम पर भी बीजेपी फंसी हुई है। आज बेंगलुरु में आरएसएस से भी इस बारे में सवाल हुए, जिस पर आरएसएस के संयुक्त महासचिव अरुण कुमार ने कहा है कि हम इस बारे में यानी बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा इस पर भी चिंतन मंथन करेंगे।
मीडिया की बात कर रहे हैं। मीडिया को आखिर संघ कहे ऐसी बात या बीजेपी ऐसी बात कहे, मीडिया जिस मीडिया को उन्होंने गोदी मीडिया बना दिया तो फिर कहना ही क्या। खैर, आरएसएस बीजेपी का बचाव नहीं कर पा रहा है और न ही उससे जुड़े हुए फैसले खुलकर वो ले पा रहा है, यानी अंदर खाने कोई गड़बड़ हो चुकी है ऐसा लग रहा है। वहीं आज दक्षिण भारत से जो मोदी के खिलाफ आवाज उठी है उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। क्या मोदी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है? क्या मोदी को उखाड़ फेंकने का ऐलान आज जो हुआ है उधर दक्षिण से, उसकी गूंज उत्तर तक सुनाई देगी? नायडू और नीतीश साथ देंगे नरेंद्र मोदी का आने वाले वक्त में? दक्षिण में जो हो गई है बड़ी बैठक, उससे लेकर उधर मणिपुर तक और आरएसएस की बैठक तक, तमाम बातें, तमाम सवाल, उन सवालों का जवाब आज ढूंढने की कोशिश करेंगे हम इस चर्चा में। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं हमारे साथ, डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, प्रोफेसर रविकांत जी हैं और माफी चाहूंगा भारत शर्मा जी हैं। आप चारों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। डॉक्टर राकेश पाठक जी, आपके पास आना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, जरा समझना चाहता हूं कि दक्षिण भारत और उसमें भी आज की बैठक में 4 महत्वपूर्ण नाम सामने आए। एक नवीन पटनायक, दूसरे केसीआर के बेटे, तीसरे जगनमोहन रेड्डी और चौथा पिनरई विजयन। ये 4 महत्वपूर्ण नाम, ये चारों इंडिया गठबंधन के हिस्सा नहीं है और इसके अलावा इंडिया गठबंधन के तमाम दलों का साथ, समर्थन वहां फिजिकली मौजूद रहकर या मौखिक रूप से, चिट्ठी के जरिए या मैसेज के जरिए, जैसे भी है, वो साथ एमके स्टालिन को परिसीमन और त्रिभाषा पॉलिसी जो है उस पर वो मिलता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे, यहां से क्या तस्वीर, सियासी तस्वीर देश की बदलती हुई नजर आती है? राजीव जी, निश्चित तौर पर दक्षिण एक तरह से करवट ले रहा है। भारत की राजनीति में जितना महत्व इस वक्त दक्षिण भारत के इन राज्यों का है जहां भारतीय जनता पार्टी अब तक अपने पैर नहीं जमा पाई है, उतना इस वक्त विंध्याचल के इस पार के किसी भी राज्य का नहीं। और दक्षिण की ये राजनीति आने वाले दिनों में मोदी शाह के लिए, बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। वहां उनके पास एक पाया है जिसके भरोसे सरकार चल रही है, चंद्रबाबू नायडू, लेकिन अकेले उनसे काम नहीं चलेगा। और वे भी बहुत दिनों तक अगर ये परिसीमन इसी तरह होने की कोशिश की गई जैसा कि अभी दिखाई दे रहा है कि पलड़ा पूरी तरह उत्तर भारत के, खासतौर से उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ज्यादा वजनदार बना दिया जाए, तो इसे बर्दाश्त करने में चंद्रबाबू नायडू के लिए भी बहुत आसानी नहीं होगी। उन्हें भी अपने राज्य के लोगों, अपने मतदाताओं को मुंह दिखाना है। हम सब जानते हैं, पूरा देश इस बात को समझ रहा है कि दक्षिण के राज्यों का सुशिक्षित होना, उनका जनसंख्या पर नियंत्रण रखना उनका गुनाह नहीं था। दक्षिण भारत के राज्यों ने कोई गलती नहीं की कि वे पढ़ लिख कर उत्तर भारत से ज्यादा न केवल आर्थिक संपन्नता प्राप्त कर गए, बल्कि सामाजिक दायित्वों के प्रति भी उनकी जो जागरूकता है वो उत्तर भारत से ज्यादा है। तो ये कोई अपराध नहीं था उनका कि इसकी सजा उन्हें इस रूप में दी जाए कि भविष्य की संसद में उनकी नुमाइंदगी इतनी कम हो जाए और उत्तर भारत की नुमाइंदगी इतनी ज्यादा हो कि उनकी आवाज नक्कार खाने में तूती बनकर रह जाए। भले गृह मंत्री ने कोई आश्वासन दिया हो कि ऐसा नहीं होगा, संतुलन कायम रखा जाएगा, पर इरादे उनके नेक नहीं है मोदी सरकार के। इस बात को सब लोग समझ रहे हैं जी। इसी के चलते आज का ये जो जमघट है वो दिल्ली के लिए भी एक संदेश है कि हम सब इस नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यद्यपि इसमें कुछ नाम तो ऐसे ही हैं जो खुद बीजेपी के साथ कल तक थे। नवीन पटनायक पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी की सरकार में हर मौके पर संसद के भीतर, हर बिल के समय, हर कार्रवाई के समय बीजेपी के साथ खड़े दिखते थे और इसका खामियाजा उन्होंने भुगत लिया। आज की तारीख में उनकी खुद की पार्टी की क्या दशा और दिशा है उड़ीसा में, वे खुद जान रहे हैं। जगनमोहन रेड्डी भी आज की तारीख में हाशिए पर है। ये सब जानते हैं कि बीजेपी का साथ पाकर इन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ,
बल्कि इनकी ताकत धीरे धीरे कम होती गई है। तो शायद एक बार फिर एक साथ होकर खुद को दोबारा स्थापित करने की कवायद भी है राजनीति। त्रिभाषा फार्मूले का आपने उल्लेख किया बहुत संक्षेप में हमारे दर्शकों के लिए। नब्बे साल मानिए, देश की आजादी से पहले जब मद्रास प्रेसिडेंसी थी, मद्रास राज्य था, वहां प्रधानमंत्री थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। उन्होंने 1937 में हिंदी को अनिवार्य कर दिया था, लेकिन तब जस्टिस पार्टी, पेरियार और बाकी लोगों ने इसका और अंत में 1940 में इसे खत्म करना पड़ा, हिंदी की अनिवार्यता थी। तो हम सबको भी समझना पड़ेगा कि दक्षिण भारत में जबरन कोई भाषा नहीं थोपी जा सकती। अगर आप हिंदी को लागू करने के लिए उन्हें मजबूर करेंगे और इसके लिए केंद्र सरकार सर्व शिक्षा अभियान का 782 करोड़ रुपए रोक कर रख ले, तो ये भी देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय ढांचा है, उसके चलते तो नाइंसाफी है। किसी राज्य का गला आप इसलिए नहीं घोंट सकते कि आपकी किसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कोई एक प्रावधान है उसे राज्य लागू नहीं कर रहा, और लागू करने को तैयार है राज्य, लेकिन जबरन नहीं। उसमें वैकल्पिक विषय है, उन्हें लिया जा सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि परिसीमन और त्रिभाषा फॉर्मूला, इन दोनों मुद्दों पर केंद्र को, नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सोच समझकर बात करने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि दक्षिण भारत खुद को छिटका हुआ, अलग थलग महसूस करे। खास तौर से तमिलनाडु जैसे राज्यों में बेहद संवेदनशीलता की जरूरत है। तमिलनाडु के बहुत पास में श्रीलंका है। देश ने देखा है किस तरह से तमिलीलम का आंदोलन वहां चला था, उसका प्रभाव आज तक वहां देखा जाता है। देश ने उसकी एक बहुत बड़ी सजा भुगती है, एक प्रधानमंत्री की शहादत हुई है उस आंदोलन के चलते। तो ऐसा कोई काम न करे सरकार कि कोई अलगाव की भावना किसी राज्य के भीतर पनपना शुरू हो। इसलिए आज की ये जो एकजुटता है, ये दिल्ली के लिए और मोदी के लिए पैगाम भी है कि आपकी कोई मनमर्जी, मनमानी यहां नहीं चलेगी। परिसीमन के समय भी दक्षिण के राज्यों की मर्यादा का, उनकी हैसियत का, उनके हकों का ध्यान रखना पड़ेगा। यही हमारे संविधान की मूल अवधारणा है। हर राज्य की बराबर की हैसियत है। कोई छोटा बड़ा भूगोल या जनसंख्या के आधार पर हो भी, तब भी केंद्र सरकार किसी के साथ इस तरह का भेदभाव नहीं कर सकती। जी राजीव जी, बिल्कुल 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 महत्वपूर्ण है यहाँ पर केंद्र और उसमें भी उत्तर भारत और दक्षिण भारत, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जरा दक्षिण भारत से जो